नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कक्षा 12th एग्रीकल्चर की एक सीरीज चल रही थी। इस सीरीज का आज ये दूसरा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने वाले जैविक खेती के बारे में। दोस्तों, अगर जैविक खेती की बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अपने बोर्ड के एग्जाम में और इसके साथ साथ आगे जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम है, जैसे जेट का एग्जाम हो गया, 2027 का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, इससे रिलेटेड भी यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जैविक खेती होती क्या है। देखो, जैविक में क्या आ रहा है, जीव, है ना। ऐसी खेती जिसमें क्या हो रहा हो कि जीवों का भी योगदान हो, ऐसी खेती जिसमें जीवों का योगदान हो, उसको क्या कहेंगे, जैविक खेती। या फिर अपन एक सीधा सीधा एक आंसर दे सकते हैं कि जैविक खेती किसे कहेंगे, जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। वह खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो उसके क्या कहेंगे, जैविक खेती कहेंगे, ठीक है। जैविक खेती के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आप पारंपरिक खेती ले लो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ले लो, ठीक है, कार्बनिक खेती ले लो, ये सब इसी के ही सिनोनिम्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के इस चैप्टर को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर समझ में आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। तो देखो, आई फॉर्म, सबसे पहले बात करते हैं अपन आई फॉर्म के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं आई फॉर्म। ये अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या करता है, जैविक कृषि कार्यों पर नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके अनुसार अगर जैविक खेती की परिभाषा देखो तो ये कह रहा है कि जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है। भाई, जैविक कृषि क्या है, उत्पादन प्रणाली। यहाँ किसका उत्पादन किया जा रहा है, फल, सब्जियों और अनाजों का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि मृदा, पारिस्थितिकी परितंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है, ठीक है। ये वो खेती है जो क्या करती है, मृदा को स्वस्थ बनाए रखती है, उसके साथ साथ आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को भी स्वस्थ बनाती है, और उससे उपज उससे प्रोडक्ट होने वाली जो फसलें हैं उसको यूज करने वाले लोगों को भी ये क्या करती है, स्वस्थ रखती है। यह प्रतिकूल प्रभाव वाले आदानों के उपयोगों की बजाय पारिस्थितिकी क्रियाओं, जैव विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल चक्रों पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि आपके आसपास की जो जलवायु है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके अनुसार ही यह खेती की जाती है, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन है, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ये पहली क्लास ऐसी होगी जो आपको बाइलिंगुअल मिल रही है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो पीछे वाली अपन ने जैविक खेती, जैविक कृषि की जो परिभाषा देखी थी वो किसके अनुसार थी, आई फॉर्म के अनुसार, है ना। IFOAM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, है ना। आगे बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार जैविक खेती की परिभाषा। जैविक खेती एक व्यापक और समर्पण उत्पादन प्रबंध पद्धति है जो जैव विविधता, जैविक चक्र, मृदा की जैविक क्रियाओं के माध्यम से सस्य परिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को प्रोत्साहन एवं वृद्धि करती है। देखो, कुल मिलाकर दोनों ही परिभाषाओं में किसकी बात की जा रही है, मृदा की बात की जा रही है, परिस्थिति की बात की जा रही है, लोगों के स्वास्थ्य की बात की जा रही है ना। दोनों ही परिभाषाएं लगभग लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर हो सकता है ना। ये यहाँ व्यापक और संपूर्ण समर्पण उत्पादन प्रबंध बताता है, और वहीं वहां पर क्या बता रहा है, एक उत्पादन की प्रणाली बता रहा है, ठीक है। लेकिन बात एक ही की जा रही है, इसमें क्या बात की जा रही है, जैव विविधता की, मृदा की जैविक क्रियाओं की और पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है। आगे अगर बात करें तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOF के अनुसार जैविक खेती की परिभाषा क्या है कि खेती फार्म की रचना एवं प्रबंध कर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की पद्धति है जिसमें संश्लेषित बाह्य आदानों की, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों एवं पेस्टिसाइड के उपयोग के बिना टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त की जा सके। ये कह रहा है कि भाई एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट है संश्लेषित, है ना, सिंथेसिस प्रोडक्ट, जो इसमें आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सब आते हैं, उनका उपयोग बंद करके जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है, जैविक खेती कहा जाता है। अब इन तीनों परिभाषाओं से एक ही चीज निकल कर आ रही है, वो है ये कि आप बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर के
आप क्या करो, परिस्थिति का ध्यान रखकर, मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आप उसको वहां से उपज होने वाले प्रोडक्शन का उपयोग करने वाले लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखकर जो आप खेती करते हो उसको क्या कहा जाता है, जैविक खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक खेती कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रमाणित जैविक खेती की। ठीक है, प्रमाणित जैविक खेती की। प्रमाणित जैविक कृषि में जैविक शब्द है, जो प्रमाणित जैविक कृषि में जो जैविक शब्द है वो एक लेबलिंग मानक है। क्या है, एक लेबल है भाई, ये जिसके ऊपर लग गया समझ लो वो रसायनों से मुक्त प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जैविक शब्द क्या है, एक लेबलिंग मानक है। जैसे भार का एक लेबलिंग मानक क्या हो गया, किलो। ठीक है, जो ये दर्शाता है कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा जैविक कृषि के स्वीकृत फसल उत्पादन अथवा प्रसंस्करण प्रणाली संबंधित निर्धारित मानकों का उत्पादनकर्ता द्वारा पूरी तरह से पालन किया गया। मतलब जिसने भी जो प्रोडक्शन किया हो खेतों से, ठीक है, उसके ऊपर अगर एक लेबल लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए है कि भाई जैविक खेती करनी है तो आपको ये इंस्ट्रक्शन मानने होंगे, और उस किसान ने वो इंस्ट्रक्शन मानकर जो प्रोडक्शन दिया है उसी को क्या कहा जाता है, जैविक उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई जैविक ये मानक मुख्यतः किन किन बातों को ध्यान में रखकर, जो मानक है जो प्रोडक्शन करता है वो कुछ मानकों को ध्यान में रखकर क्या करता है, उस प्रोडक्शन को करता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मानक है जिसका किसान क्या करता है, ध्यान रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संश्लेषित रासायनिक कृषि आदानों जैसे उर्वरक, कीटनाशक, रोगनाशक पदार्थों के प्रयोग का कृषि उत्पादन में क्या है, प्रतिबंध। भाई आप अगर जैविक खेती करते हो तो जैविक खेती में आपका सबसे पहला ये रूल्स है या नियम या फिर मानक होता है कि आपको क्या करना है, न तो रासायनिक खादों का प्रयोग करना है, उर्वरकों का प्रयोग करना है, और न ही पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज करना है। दूसरा कह रहा है कि ऐसे फार्मों या भूमि का उपयोग जो पिछले कम से कम 2 से 3 वर्षों तक रसायन से मुक्त रही हो। अगर आपको जैविक खेती करनी है तो आपको ऐसे खेत को चूज करना हो जहां पिछले 2 से 3 सालों में किसी प्रकार का कोई रसायन का प्रयोग नहीं किया गया। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई खेत ऐसे पड़ा हो जिसमें रसायन का उपयोग नहीं किया। अगर आपको लगे ऐसा कि भाई इस खेत में रेगुलरली यूज किया जा रहा था रसायन, तो आप क्या कर लो, अगले 3 साल तक उसमें रसायन का यूज नहीं करो। हाँ, एक बार के लिए आपको क्या हो सकता है, प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक ग्राफ की तरह काम करेगा। जैसे आप अभी जो खेती कर रहे हो वो आपके ग्राफ यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, कैसे चल रहा है, ध्यान से देखो। अभी अगर मान लो आप खेती कर रहे हो तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रसायनों का प्रयोग कर रहे हो। और जैसे ही इस स्टेज पर, जैसे मान लो आपका ये प्रोडक्शन का स्टेज है और इस स्टेज पर आपने क्या कर दिया, केमिकल बंद कर दिया, तो आपकी जो खेती का ग्राफ है वो वापस ऐसे नीचे आ जाएगा। इससे बेटर है आप क्या करो, या तो आप क्या कर सकते हो, अपने फील्ड को 2 बराबर भागों में बांट सकते हो, है ना। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 बराबर भागों में, भाग 1 और भाग 2, जिसमें आप यहाँ पर तो क्या करो, केमिकल वाली खेती करो, केमिकल वाली खेती करो, और यहाँ पर जैविक खेती करो। यहाँ पर क्या करो, जैविक खेती करो। इससे क्या होगा कि आपको न ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, न ही ज्यादा फायदा होगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जहां आप सबसे ज्यादा केमिकल यूज कर रहे थे उस केमिकल का क्वांटिटी को कम कर दो। जैसे मान लो आप उर्वरक फर्टिलाइजर काम में ले रहे थे, क्या काम में ले रहे थे, फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर के काम ले रहे थे उसको थोड़ा कम करके इसकी जगह पर ज्यादा काम में लो, क्या आप, ऑर्गेनिक खाद। क्या काम में लो, ऑर्गेनिक मेन्योर काम में ले लो, है ना, ऑर्गेनिक मेन्योर काम में ले लो। ताकि क्या होगा, आपका जो धीरे धीरे, मतलब होता क्या है, जैसे किसी इंसान को गलत लत होती है, उस लत को छुड़ाना एकदम से छुड़ाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप ऐसा कर भी दोगे तो वो मर जाएगा, ठीक है, या फिर वो उसका शरीर तोड़ देगा। आप क्या करो, उसको धीरे धीरे उस लत से पीछा छुड़वाओ। तो आप क्या कर सकते हो, जमीनों को इस समय, अगर आज के समय की बात करें तो हमारी जो भूमि है ना उसको लत हो गई है केमिकल्स की। आई बात समझ में। जैसे पंजाब देख लो, अगर पंजाब में आज अगर मान लो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स बंद कर दिए जाए ना तो कल ये प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने खेतों में या तो खेतों को 2 भागों में बांट दो, जिसमें एक भाग में आप केमिकल, फिर इस धीरे धीरे इस पोर्शन को बढ़ाते रहो, केमिकल वाले को कम करते रहो, जैविक खेती वाले पोर्शन को अधिक करते रहो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको ज्यादा नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
सॉरी। आगे कह रहा है जैविक उत्पादों का अप्रमाणित उत्पादों से भौतिक रूप से पृथक्करण बनाए रखना। भाई ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपके खेत में कुछ हिस्सा ऐसा है जो प्रमाणित है ना, जैविक खेती से प्रमाणित है, तो आप क्या करो, उसको अलग रखो। जहां अप्रमाणित है उस अप्रमाणित से अपने प्रोडक्ट को क्या करो, अलग रखो। ठीक है, अलग रखना जरूरी है। फिर कह रहा है समय समय पर ऐसे फार्मों उत्पादन इकाइयों का प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य करना। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आप टाइम टू टाइम पर क्या करो, ऐसे फार्म विजिट करो जहां पर ये जैविक खेती की जाती है, या फिर आप क्या करो, जो जैविक खेती का निरीक्षण करने वाले होते हैं उनको अपने फार्म पर बुलाकर अपने खेतों का क्या करवाओ, निरीक्षण करवाओ। ठीक है, तो ये थे अपने क्या थे, आपके जैविक खेती के मानक, है ना। जैविक खेती के क्या थे, ये मानक थे। अब हम बात करते हैं जैविक खेती का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है जैविक खेती का? ठीक है, तो मूल रूप से जैविक खेती भारतीय पद्धति है। भाई ये तो बात तय है कि हमारे यहाँ से पूर्वजों ने क्या किया, भाई जो फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है, वो कब आया? हरित क्रांति के दौरान आया था, है ना। हरित क्रांति कब भाई 60 के दशक में आई। तो क्या इससे पहले भारत में खेती नहीं होती थी क्या? ठीक है, भारत में खेती होती थी और भारत कृषि प्रधान देश है। और ये समझ लो कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है और उस विविधता के कारण ही हमारे पास हर प्रकार का प्रोडक्शन मिलता है। आई बात समझ में? हमारे पास क्या है, हर प्रकार का प्रोडक्शन मिलता है। तो इंडिया में काफी पुराने टाइम से खेती की जा रही है और अच्छे लेवल पर खेती की जाती थी। ठीक है, तो ऋषि पराशर, एक ऋषि हुए पराशर, जिन्होंने बताया कि जंतु नाम जीवनम कृषि, जंतु नाम जीवनम कृषि। इसका मतलब क्या हुआ? कृषि का आधार भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं। कहने का मतलब ये है कि ऋषि पराशर ने बताया था कि जंतु नाम जीवनम कृषि, जंतु नाम जीवनम कृषि। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कृषि करनी है तो भूमि में रहने वाले जीवाणु भी होने चाहिए, वो ही आपका साथ देंगे, तो ही आपकी क्या कर पाएंगे, एक जैविक खेती कर पाएंगे। आधुनिक जैविक खेती का जो सिद्धांत है, जो अभी आप जैविक खेती की बातें कर रहे हो या जैविक खेती का जो सिद्धांतों की बातें कर रहे हो, वो आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत है। इसको सर्वप्रथम किसने दिया? सर अल्बर्ट हावर्ड ने दिया। भाई ये जो लिखा हुआ है सर अल्बर्ट हावर्ड, ये आपके जेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कब की इसने? 1930 के दशक में इंग्लैंड में प्रतिपादन किया। उन्होंने जैविक कंपोस्ट आधारित खेती को अपनाने पर क्या दिया? बल दिया। किसने? सर अल्बर्ट हावर्ड ने 1930 में। कब दिया था? 1930 में जैविक कंपोस्ट आधारित खेती को अपनाने पर बल दिया। उसके बाद बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है वो सबसे पहले लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने 1940 में अपनी एक पुस्तक लुक टू दी लैंड, पुस्तक का क्या नाम है? लुक टू दी लैंड। किसके द्वारा लिखी गई? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1940 में। जिसमें किसका प्रयोग किया गया? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया गया। भाई ध्यान रखना, यहां से देखो दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहले जो जैविक खेती की आधुनिक सिद्धांत है वो किसने दिए? सर अल्बर्ट हावर्ड ने दिए 1930 में। कहां पर दिए? इंग्लैंड में दिए थे। ठीक है, उन्होंने जैविक कंपोस्ट आधारित खेती को अपनाने पर बल दिया। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है उसका प्रयोग लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न 1940 की पुस्तक में किया गया। उस पुस्तक का नाम है लुक टू दी लैंड। ठीक है, मुख्यतः जैविक खेती की शुरुआत 1930 के दशक में यूरोप से मानी जाती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये तो आज की किताबें ऐसा कह रही है, लेकिन आप अगर हमारे ग्रंथों में पढ़ोगे तो उसमें क्या है, सिविलाइजेशन देखोगे हमारे, तो उसमें काफी पुराने टाइम से हमारे यहाँ खेती की जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि उस समय भी फर्टिलाइजर थे, केमिकल्स थे। बिना फर्टिलाइजर और बिना केमिकल्स की खेती की जा रही है ना। लेकिन वही है ना कि ये उजागर नहीं हो पाया तो बस ये छप गया है। ठीक है, तो 1924 में 1924 में ऑस्ट्रिया के दार्शनिक, ठीक है, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने एक वैकल्पिक कृषि के रूप में बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो बाद में विश्व के कई देशों ने व्यवहारिक रूप से अपनाई जाने लगी। ठीक है, बायोडायनेमिक खेती, जिसको जैविक खेती के नाम से ही जानते हैं,
ध्यान रखना। किसने बताया? सबसे पहले दार्शनिक थे। कौन थे? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर, ये फिलोसोफर्स थे। आगे बात करते हैं लेडी एंड वेलफोर की विचारधारा पर। लेडी एंड वेलफोर की विचारधारा पर अमेरिका में रोडेल फैमिली के द्वारा विस्तृत कार्य किया गया तथा उन्होंने 1947 में मर्दा और स्वास्थ्य फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना की। मर्दा और स्वास्थ्य फाउंडेशन संगठन की स्थापना किसने की? रोडेल फैमिली ने की, जो कहाँ रहती थी? अमेरिका पर। कहाँ रहती थी? अमेरिका में। कौन किसकी विचारधारा पर? तो लेडी और वेलफेयर की विचारधारा पर इन्होंने क्या किया? 1947 में मर्दा और स्वास्थ्य फाउंडेशन संगठन की स्थापना की थी। सन 1963 में आर कार्सन, कौन है भाई? आर कार्सन द्वारा लिखित साइलेंट स्प्रिंग बुक का क्या नाम है? साइलेंट स्प्रिंग। उन्होंने बताया इसमें कि पौधे एवं जीवनाशी रसायनों के दुष्प्रभावों के मामले उजागर हुए तथा इससे प्रभावित होकर जैविक कृषि में रसायनों के प्रयोग पर विशेष नियम समावेशित किए। भाई ठीक है, आर कार्सन की एक बुक है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। आर कार्सन की बुक है जिसका नाम क्या है? साइलेंट स्प्रिंग। इस बुक में क्या किया गया? इस बुक में पौध और जीवनाशी रसायनों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। अगर केमिकल, आज के तारीख में केमिकल्स की बात की जाए ना, केमिकल्स के दुष्प्रभाव मतलब सब्जियों के अंदर तो है ही है, उसके साथ साथ उनके दुष्प्रभाव खाने वाले लोगों के शरीर में भी देखने को मिले। यानी कि हानिकारक जो तत्व होता है वो हानिकारक तत्व सब्जियों में भी आ रहा है और उसको खाने वाले लोगों के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? जैविक कृषि पद्धतियों को पारिस्थितिकीय कृषि, बायोडायनेमिक, प्राकृतिक, टिकाऊ कृषि, कृषि कृषि, यौगिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वेगानिक्स, अग्निहोत्र कृषि, परमाकल्चर इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। पारिस्थितिकीय कृषि कह लो जैविक खेती को, या बायोडायनेमिक खेती कह लो, प्राकृतिक खेती कह लो, टिकाऊ खेती, ऋषि कृषि, यौगिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कह लो, वैज्ञानिक्स कह लो, अग्निहोत्र कृषि कह लो, परमाकल्चर कृषि कह लो, ये सब किसी के नाम है? आपके जैविक कृषि के ही नाम है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम ने 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया। ठीक है भाई, मृदा का स्वास्थ्य कैसे बना रहेगा? मृदा का स्वास्थ्य बना रहेगा कि उसमें वायु का आदान प्रदान हो सके, उसमें सूक्ष्म जीवों की बहुत सारी एक्टिविटी हो सके। तो ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा? ये सब पॉसिबल हो पाएगा जब मृदा के अंदर जैविक पदार्थ होंगे। मृदा, भाई मेरे को एक चीज बताओ, सूक्ष्म जीवों का मेन फूड क्या होता है? जैविक पदार्थ। वो उनका विघटन करते हैं, वहां से ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो वही नहीं होगा तो केमिकल्स होंगे, तो केमिकल्स होंगे तो धीरे धीरे उनको भोजन नहीं मिलेगा और उन केमिकल के प्रभाव की वजह से वो खत्म होते जाएंगे। ऐसे खत्म हो जाएंगे तो वो एक तरीके से मृत मृदा हो गई। मतलब आज की अगर मृदा की बात करें जिसने काफी टाइम से अगर वो क्या कर रहा हो, उसमें केमिकल का यूज कर रहा हो, तो वो आज की मृदा किस टाइप की हो जाएगी? आज की मृदा हो गई एक बेड पर, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ इंसान की तरह, कि उसकी सांसें तो चल रही है लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा, ना हिल रहा है, कोमा में गया हुआ है, ऐसे इंसान की तरह। मतलब यहाँ से प्रोडक्शन तो मिल रहा है लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रेंट चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, मृदा खराब हो रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, तो सबको नुकसान है। तो आपका यहाँ प्रश्न बन रहा है कि मृदा स्वास्थ्य वर्ष, इंटरनेशनल सोइल हेल्थ ईयर कब सेलिब्रेट किया गया? तो 2014 में सेलिब्रेट किया गया। और ये किसके द्वारा किया, घोषित किया गया? तो FAO के द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम के द्वारा ये क्या किया गया? घोषित किया गया। आगे अगर बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ICAR की। नई दिल्ली। परिवार कृषि पर जोर दिया, है ना? परिवार कृषि का मतलब ये होता है कि सब मिलजुल कर खेती करने वाले, यानी कि ऐसी खेती, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आगे किसी ग्राहक को उस प्रोडक्ट को दे रहा हूं। ऐसा लगना चाहिए कि आपने ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है और ये बहुत ही जैविक है और इसको खाने वाली आगे वाली फैमिली भी मेरी फैमिली जैसी है। तो आप क्या करोगे? मृदा स्वास्थ्य वगैरह इसका ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसी नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड का बड़ा अभियान चलाया। भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसमें आपकी मृदा का पूरा बायोडाटा मिलता हो, है ना? तो ये किसने चलाया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड का अभियान? ये चलाया गया ICAR नई दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? ICAR
नई दिल्ली के द्वारा। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत भी की गई। एक योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन। इसकी योजना की शुरुआत कब की गई? 2015-16 में की गई। कब की गई? 2015-16 में की गई। तो ये थे अवधारणाएं। जैविक खेती की क्या थी? अवधारणाएं थी। भाई किसने किसने जैविक खेती के बारे में बताया, कौन सी बुक में क्या मिला था, है ना, हमारे देश में भी आईसीआर ने क्या क्या किया, तो उसके बारे में था। अब आगे बात करते हैं कि भाई जैविक खेती के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? आईफॉर्म के द्वारा दिए गए। अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि जो संघ है उसके द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए। किसके? जैविक खेती के। पहला है सिद्धांत स्वास्थ्य का सिद्धांत। अब देखो, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में सब आ जाएगा। मृदा का स्वास्थ्य, पर्यावरण का स्वास्थ्य, और लोगों का स्वास्थ्य, और पशुओं का स्वास्थ्य, क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे मृदा की बात करें तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ कहाँ से जाएगा? पेड़ पौधों, फसलों से, इन पादपों से ही जाएगा। ठीक है, इसी ये मृदा क्या उगाएगी? ये मृदा उगाएगी आपके फसलें। ठीक है, अगर मान लो जैविक तरीके से ये फसलें उग रही है तो हमारे पर्यावरण को भी किसी टाइप का नुकसान नहीं है, क्योंकि एक पारिस्थितिकी चक्र चलेगा, है ना। केमिकल यूज करते ही वो पारिस्थितिकी तंत्र टूट रहा है। अगर जैविक खेती करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। अब उस खेत से उगाया हुआ जो भी अनाज, फल, फ्रूट होगा, वो जो इंसान, जो पशु खाएगा उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? स्वास्थ्य का सिद्धांत। दूसरा है पारिस्थितिकी का सिद्धांत। दूसरा क्या है? आपके परिस्थिति का सिद्धांत। परिस्थिति का सिद्धांत की बात करें तो क्या है कि भाई इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है, अगर जितना बड़ा तंत्र होगा, क्योंकि देखो होता क्या है कि मृदा में रहने वाले छोटे मोटे जो सूक्ष्म जीव है वो किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? फसलों के अवशेषों पर वगैरह, इनके ऊपर। ठीक है, और फसलों को उगाएंगे, वो फसलों को ग्रोथ करने में भी आपकी सहायता करेंगे। उन फसलों के ऊपर निर्भर रहेंगे जीव, छोटे छोटे पक्षी वगैरह, और साथ में वो क्या करेंगे? उनको हानि पहुंचाने वाले कीटों को भी खाएंगे। भाई आपके यहाँ पर अगर मान लो केमिकल यूज हो रहा हो तो क्या होगा? जो छोटी छोटी पक्षियां हैं, है ना, वो जो जैसे अगर बात करें तो चिड़िया, है ना, बैया, जो ये आपके खेत में आती है और ये क्या करती है? हानिकारक कीटों को, हानिकारक कीट हो गई, हानिकारक लार्वा हो गई, उनको खा जाती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान करती है, लेकिन वो नुकसान इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आई बात समझ में? तो पारिस्थितिकी का सिद्धांत में क्या है कि एक पारिस्थितिकी चक्र को बनाए रखना भी बहुत ही जरूरी है। अगला है निष्पक्षता का अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत। निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत, इसमें ये कह रहा है कि भाई किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी भी जीव के साथ क्या नहीं होना चाहिए? अन्याय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आप केमिकल यूज में लोगे तो ये तो सरासर हमारे पर्यावरण और जीवों के साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है ना। हम अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं? इस पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। भाई ज्यादा प्रोडक्शन किसको चाहिए? अपने को चाहिए। तो अपने फायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों जो लाभकारी हैं, केचुआ है, इनको भी अपन क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन खेतों में केमिकल का यूज किया जा रहा है उन खेतों में होता क्या है? पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी भी नहीं आती है, हनी भी। तो होता क्या, अगर मान लो केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उन खेतों के आसपास क्या होगा? हनी भी आएगी। और हनी भी क्या करती हैं? ये हनी भी पॉलिनेशन को बढ़ाती हैं, पॉलिनेशन को बढ़ाती है। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो भाई निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का भी सिद्धांत है। ठीक है, इसमें क्या है? आप जीवों को भी सोचना पड़ेगा, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, परिस्थिति के बारे में भी सोचना पड़ेगा। खेती ऐसी होनी चाहिए जो ना जीवों को नुकसान दे, ना परिस्थिति के नुकसान दे, ना लोगों को नुकसान दे। अगला है सेवा का सिद्धांत। अगला क्या है आपके? सेवा का सिद्धांत। सेवा का सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि जो खेतों की बुआई कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। उनकी एक क्या बनती है? एक जिम्मेदारी बनती है कि मेरे यहाँ से जो प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्शन है वो सही प्रोडक्शन हो और लोगों तक पहुंचे, तो उनको खाने से उनका स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जो उगाऊंगा यहाँ वो जैविक तरीके से उगाऊंगा, ताकि वो जो प्रोड्यूस होगा, उत्पादित होगा, जो भी फ्रूट, फल, सब्जियां जो उत्पादित होगी, वो जो इंसान खाएगा, जो जीव खाएगा, जो जंतु खाएगा, उसका स्वास्थ्य भी बना रहेगा।
तो सेवा का सिद्धांत भी इसमें आ गया। तो याद रखना कि जैविक खेती के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले जैविक खेती के सिद्धांत दिए किसने, आईफॉर्म के द्वारा दिए गए। कितने सिद्धांत है, 4 सिद्धांत, स्वास्थ्य का सिद्धांत, परिस्थिति का सिद्धांत, निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत और सेवा का सिद्धांत। ठीक है, आगे बात करते हैं जैविक खेती के क्या उद्देश्य है। जैविक खेती के उद्देश्यों की बात करें तो जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना जिसमें भविष्य में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व खाद्य उत्पादन हो सके। तो भाई जैविक खेती इस प्रकार की हो कि आने वाले समय में ऐसा नहीं हो कि हमारे खेतों में कुछ नहीं बचे और हमें खेती छोड़नी पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या करें, जैविक तरीके से खेती करेंगे जिससे क्या हो, आने वाले समय में भी उसके पोषक तत्व बने रहे और जो प्रोडक्शन होगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना जो वास्तव में हमारे अपने संसाधनों में उपलब्ध सस्ते संसाधनों पर आधारित हो। वही सिंपल सी बात है अगर आप एक खेत में जैविक खेती करते हो इसका मतलब क्या हो गया, किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दिया। जैसे मान लो आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कह देवे कि भाई कल से फर्टिलाइजर बंद है ना, तो किसान कल को रोड पे आ जाएंगे। किसान क्या कर जाएंगे, कल को रोड पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसी खेती करनी है जिसमें क्या हो, आपकी लागत कम लगे। अब लागत कम कैसे लगेगी भैया, आपको देखो मार्केट से फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है, इससे क्या हो रहा है, आपका लागत भी बढ़ रही है, दूसरा हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है, मृदा को भी नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा आप क्या करो, गोबर की खाद हो गई है ना, जैविक खाद हो गई, हरी खाद हो गई, इन खादों का प्रयोग करके आप जो पोषक तत्वों की मांग है उसकी पूर्ति कर सकते हो। आगे रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में टिकाऊ खेती का विकास, जल स्रोतों में मिट्टी को प्रदूषण मुक्त रख स्वास्थ्य पर्यावरण का निर्माण करना। भाई आप रासायनिक खेती को छोड़ो और क्या करो, टिकाऊ खेती का विकास करो और जल स्रोत जिससे बचेंगे, जिससे क्या होगा, जल स्रोत बचेंगे, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, हमारी मिट्टी भी प्रदूषित नहीं होगी। ठीक है, उत्पादन लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती के तरीकों के विकास द्वारा खेती और कृषक को स्वावलंबी बनाना। अगर मान लो आप क्या होगा, आप फर्टिलाइजर यूज में नहीं लोगे, केमिकल यूज में नहीं लोगे तो लागत कम होगी। जब लागत कम होगी तो किसान के पास पैसा बचेगा, किसान के पास पैसा बचेगा तो वो स्वावलंबी होगा। कैसा होगा, स्वावलंबी होगा। ठीक है, अब है जैविक खेती का महत्व। क्या महत्व है जैविक खेती का, सबसे पहले बात करें भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। भाई ऐसा है कि आप क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजर दे रहे हो लेकिन आपको हर साल देना पड़ रहा है, इसका मतलब खेती में टिकाऊपन नहीं है। वहीं आप अगर ऑर्गेनिक खाद यूज में ले रहे हो, अगर खेती में जैविक खेती के दौरान आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिक खाद यूज में ले रहे हो, तो ऑर्गेनिक खाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे पोषक तत्वों को रिलीज करता है, जिससे क्या होगा, साल 2 साल 3 साल तक वो पोषक तत्व मृदा के अंदर पड़े रहेंगे और आप क्या करोगे, हर दूसरे या तीसरे साल में खाद का प्रयोग कर सकते हो। पशुधन में बढ़ोतरी, अब जैविक खाद आएगा कहां से, पशुओं से आएगा, तो पशुधन में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। बाह्य आदानों की लागत में कमी, बाहर से आप जो केमिकल ला रहे हो, जो फर्टिलाइजर ला रहे हो, पेस्टिसाइड्स ला रहे हो, उस पे क्या होगा, अगर वो नहीं लाओगे तो आपकी लागत में भी क्या होगी, कमी हो जाएगी। वातावरण की शुद्धता, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप केमिकल यूज नहीं करोगे, इन रसायनों का यूज नहीं करोगे तो उनको बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। जब वो फैक्ट्रियां बंद होगी तो उनसे प्रदूषण हो रहा है वो भी नहीं होगा, और जो फर्टिलाइजर या फिर केमिकल आप मृदा के अंदर यूज में ले रहे हो उससे भी तो मृदा का प्रदूषण हो रहा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, भाई अगर आप जैविक प्रोडक्ट खाओगे, है ना, हमारे पूर्वजों की बात करें तो पूर्वज हमारे पूर्वज 100 साल तक जीवित रहते थे और अच्छे से रहते थे, है ना। आजकल अभी देखा जाए तो 20 साल का बच्चा बोल रहा है कि नहीं मेरे शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है, मजबूती नहीं है, तो कैसे मजबूती होगी। हम भाई देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, भाई हमारे पास जो वाहन होता है हम देखते हैं कि उस वाहन में अच्छा से अच्छा पेट्रोल जाए, है ना। E20 के लिए हम लड़ रहे हैं, पेट्रोल जो आ रहा है, लेकिन हम उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं कि फर्टिलाइजर हमारे लिए हानिकारक है, पेस्टिसाइड्स हमारे लिए हानिकारक हैं। बहुत सारी कंपनियां आ गई इस दुनिया में, इस देश में या इस दुनिया में, जो क्या कर रही हैं, खूब सारा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवा रही है और किसान भी इसको यूज में ले रहा है। अभी एक फिलहाल एक न्यूज आई है जिसमें क्या है कि जो बीटी कॉटन थी, बीटी कॉटन किसके लिए उगाई गई, बीटी कॉटन उगाई गई ताकि बॉलवर्म उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन धीरे धीरे बॉलवर्म ने क्या कर दिया, अपने आप को रेसिस्ट कर दिया। क्या कर दिया, रेसिस्ट कर दिया। अब उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है,
उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये वो वाली बात हो गई कि आप पहले क्या करते थे, वो धूप बत्ती करते थे, किसके लिए, मच्छर को भगाने के लिए। धूप बत्ती से आप किस पे आ गए, वो स्विच में डालने वाली उस पर आ गए। तो फिर भी अब आज है ना, वो मच्छर आपके आसपास घूमते रहते। क्यों घूमते रहते, उन्होंने रेसिस्टेंट पावर डेवलप कर दी। क्या कर ली, रेसिस्टेंट पावर डेवलप कर दी। कम पानी की आवश्यकता। भाई देखो, फर्टिलाइजर अगर आप यूज में लोगे मृदा के अंदर तो पानी ज्यादा चाहिएगा, ये बात तो तय है, ठीक है। अगर वहीं आप खेतों में खाद यूज में लोगे तो खाद क्या करता है, पानी को रिटेन करके भी रखता है और साथ में क्या करता है, कम पानी की जरूरत भी पड़ती है फसलों को। कृषि उत्पादन की गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्शन होगा हमारे खेतों से। अगर आप जैविक खेती करते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाले फ्रूट, अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज, अच्छी गुणवत्ता वाले दालें मिलेगी हमें। मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। अब देखो सॉरी, हो क्या रहा है कि जनरली किसान को इतना नॉलेज नहीं होता है कि मेरे खेत में किस पोषक तत्व की कमी होती है। वो क्या करता है, हर साल नाइट्रोजन, हर साल डीएपी डालता है, लेकिन माइक्रो पोषक तत्वों के बारे में तो वो सोचता ही नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मृदा के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। अब जब मृदा के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है तो पौधे को मिलेगा नहीं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसका मतलब वो जिस खेत से वो अनाज उगेगा उस अनाज में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होगी, और वो हम खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होगी। तो ये सर्कल चलता रहेगा। इससे अच्छा आप जैविक खाद यूज में लो जिसमें प्राइमरी पोषक तत्व है जो है, इसके साथ साथ सेकेंडरी और मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व, सभी प्रकार के पोषक तत्व है, कम मात्रा में लेकिन सभी पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो उससे प्रोड्यूस होने वाले जो अनाज है, फल है, फ्रूट है, उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा भी अधिक होगी। अगर हम वो खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी भी नहीं होगी। तो ये थे जैविक खेती के कुछ महत्व। आगे बात करते हैं कि भारत में जैविक खेती की उपयोगिता के प्रमुख कारण, भाई क्यों जरूरी है हमारे देश में जैविक खेती, है ना, उसके बारे में। तो ये बता रहा है कि हरित क्रांति के सूत्रधार फसलों गेहूं और धान के उच्च उत्पादन स्तर के लिए अपनाई गई रासायनिक और सघन पद्धति के दुष्प्रभाव अब खुलकर सामने आ रहे हैं। भाई उस समय तो हमारे नीड थी, हमारे पास फूड नहीं था, तो हमें जैसे तैसे करके क्या करना था, हमारी इस जनसंख्या को भूखे से मरने से बचाने के लिए क्या करना पड़ा, किसी भी प्रकार की खेती हो वो करने के लिए रेडी हो गए थे हम, है ना। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, हमारे सामने क्या समस्या थी, भाई प्रोडक्शन को बढ़ाना है। आज हमारे सामने क्या समस्या है, प्रोडक्शन तो हमारा बहुत अच्छा है लेकिन गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट चाहिए। अब हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट चाहिए। और आज की डेट में हमें जो हरित क्रांति के रिजल्ट है वो अब देखने को मिल रहे हैं, हरित क्रांति के रिजल्ट है वो अब देखने को मिलते हैं, जिससे कैंसर होता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में क्या हो रहा है कि एक कैंसर ट्रेन चलती है। हालांकि ट्रेन का रियल नेम तो कुछ और है लेकिन उसको कैंसर ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। आप गूगल पर सर्च करके देखना कैंसर ट्रेन। ये ट्रेन चलती है पंजाब से बीकानेर के बीच में। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, पंजाब से बीकानेर के बीच में चलती है। लेकिन इस पर खुलकर कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर खुलकर बात की जाए तो लोग पूछेंगे कि भाई कैंसर होने का कारण क्या, पंजाब में केमिकल है ना, कैंसर होने का क्या कारण है, केमिकल है वहां। तो वहां से एक ट्रेन चलती है और वो ट्रेन पूरी तरीके से डेडिकेट है किसके लिए, कैंसर पेशेंट के लिए। कैंसर हॉस्पिटल है कहां पर, बीकानेर में। तो पंजाब से वो कैंसर ट्रेन रोजाना चलती है, आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। यह उत्पादन स्तर भूमिगत जल संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल, भूमि में बहुत ज्यादा दोहन की कीमत पर प्राप्त किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है। इन फसलों में खरपतवार, कीट और बीमारियों में वृद्धि के साथ साथ इनमें रसायन रोधी क्षमता भी विकसित हो रही है। भाई आप जितना भी केमिकल यूज में कर लो, एक बार के लिए क्या हो सकता है, वो कीट जा सकता है लेकिन वो कीट मजबूती के साथ वापस आएगा, है ना। वो कीट क्या होगा, मजबूती के साथ वापस आएगा और उसके ऊपर उस केमिकल का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आज देख लो, मिर्ची के ऊपर देख लो या फिर किसी भी फ्रूट क्रॉप के ऊपर देख लो, लोग 10-10, 20-20 स्प्रे करते हैं तब जाकर उनका कुछ प्रोडक्शन रह पाता है ना। तो इससे अच्छा आप क्या करो, जैविक खेती करो, जिससे क्या होगा ये इस टाइप का नुकसान नहीं होगा। और जो केमिकल युक्त फर्टिलाइजर वगैरह यूज में ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, भूमिगत जल भी दूषित हो रहा है और हमारा जो जल स्तर है वो भी धीरे धीरे क्या कर जा रहा है, कम होता जा रहा है। इन सब के कारणों के किसान उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए पहले से कई ज्यादा व्यय करना पड़ता है, जो सीधे तौर पर फसल के लागत मूल्य को बढ़ाने के साथ साथ मुनाफा कम करता है। अब देखो,
अगर मान लो अब 4 स्प्रे करने से भी कीट का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, तो किसान क्या करेगा, उस पर 6 स्प्रे करेगा, 7 स्प्रे करेगा, 8 स्प्रे करेगा। जैसे जैसे स्प्रे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके जेब का पैसा भी खर्च होता जाएगा। जब लागत बहुत ज्यादा आएगी, मुनाफा कम आएगा, तो क्या बचाएगा, कुछ नहीं बचाएगा ना, है ना, वही बात है। ये भाई इसका इंग्लिश है ना। आगे कह रहा है गेहूं और धान के लगातार उत्पादन से भूमि और पौधों में कुछ विशेष तत्व जैसे सल्फर होगा, लोहा हो गया, तांबा, फास्फोरस, मैग्नीज आदि की क्या होने लग गई, कमी होने लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप पशुओं के उत्पादन और प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। भाई सिंपल सी बात है, अगर खाने वाले अनाज में, फ्रूट में या फिर दालों में पोषक तत्वों की कमी होगी, तो जो इंसान खाएगा उसके अंदर भी तो, भाई इंसान को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, जो अनाज खाता है वहां से मिलते हैं, जो फ्रूट खाता है वहां से पोषक तत्व मिलते हैं। अब फ्रूट और अनाज में भी पोषक तत्वों की कमी है, तो जो इंसान या जो पशु जानवर उसको खाएगा उसके शरीर में भी उन पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है, पशुपालकों को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। दीर्घ अवधि मतलब लंबे समय तक उर्वरकों के प्रयोग पर अनुसंधानों में यह स्पष्ट हो चुका है कि बिना खादों और कार्बनिक पदार्थों के उपयोग व केवल उर्वरकों के बलबूते पर फसल की अवधि अधिकतम उपज को लगातार बनाए रखना असंभव है। भाई आप क्या कर सकते, ये वो वाली बात हो गई कि आप नशा करके कोई काम कर रहे हो, कितने दिन करोगे, आप नशा करके कोई काम कितने दिन करोगे, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, फिर आप बिस्तर में ही रहोगे, है ना। वही एक नेचुरल इंसान है जो क्या करता है, अच्छे से भोजन करता है, अच्छे से सोता है, अच्छे से करता है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है, वो 60 साल तक काम करता है। हमारे दादा परदादा को देख लो, आज भी वो ऐसे दौड़ रहे जैसे स्कॉर्पियो दौड़ रही है ना। और हम देख लो, है ना, 4 घंटे अगर खड़ा कर दे तो अगले 5वें घंटे में हॉस्पिटल मिलते हैं। तो क्या हो रहा है कि अगर लंबे टाइम तक आप खेतों में फर्टिलाइजर का यूज करोगे तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन एक जैसा नहीं मिलेगा। शुरुआती सालों में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन ग्राफ वही वापस नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, एक टाइम आएगा पीक सीजन के बाद वापस क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होता जाएगा, उसमें भले कितने ही आप खाद डाल दो, है ना, कितने ही फर्टिलाइजर डाल दो। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि हमारे देश की बढ़ती खाद्यान्न आवश्यकता व कुल पोषक तत्वों की उत्पादन क्षमता का आकलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे देश के पोषक तत्वों की मांग खपत से लगभग 8 से 10 मिलियन टन का अंतर है। क्या बोल रहा है, हमारे देश की पोषक तत्वों की मांग खपत में लगभग 8 से 10 मिलियन टन का अंतर है। अगर वर्तमान स्तर का खाद्यान्न उत्पादन बनाए रखना है तो पोषक तत्वों के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करना होगा, किसानों को इनके प्रयोगों के बारे में जानकारी देनी होगी। ये कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम आज के प्रोडक्शन की बात करें और उसके अंदर पोषक तत्वों की बात करें तो उन पोषक तत्वों में और आज के प्रोडक्शन में कितना अंतर है, 10 मिलियन टन का अंतर है। अगर यही अपन को इस गैप को कम करना है तो किसानों को बताना पड़ेगा भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आ जाइए। ठीक है, बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा मतलब लोगों को ये लगता है कि मेरे खेत से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा के युग में कृषि उपज को लगातार प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए कम कीमत वाले संसाधनों का उपयोग कर टिकाऊ खेती का उपयोग करना पड़ेगा। भाई आज की तारीख में केमिकल महंगे होते जा रहे हैं, हजारों हजारों रुपए की केमिकल का यूज किया जा रहा है खेतों में स्प्रे करने के लिए। इससे अच्छा आप ऑर्गेनिक खेती करो, जिससे क्या होगा, खाद आपके पशुओं से मिल जाएगी। ठीक है, और उन पशुओं के मल मूत्र से ही आप क्या बना सकते हो, अच्छे जैविक जैविक केमिकल बना सकते हो जो क्या कर सके, उन कीट और रोगों से बचाया जा सकता है उनसे। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर मांग, बाजार के स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसानों की बाजार में पहुंच, गुणात्मक उपज का उचित मूल्य, उचित नीतियां तथा निजी कंपनियों के व्यापार तरीके माध्यमों में उचित जानकारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। भाई हो क्या रहा है आज की डेट में, आज लोगों को ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। आज मतलब लोग वो बात कर रहे हैं कि कम खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे, कम खाएंगे लेकिन अच्छा और शुद्ध खाएंगे। तो हो क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैविक प्रोडक्ट की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैविक प्रोडक्ट की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सब ये बातें जब तक किसान को पता नहीं होगी कि भाई तेरा प्याज जो यहाँ मार्केट में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है, अगर वही जैविक प्रमाणीकृत
जैविक प्रोडक्ट होगा तो उसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आप 100-125 रुपए किलो भी बेच सकते हो, है ना। अगर आपको इसके बारे में विश्वास नहीं हो ना तो आप क्या करो, एक A2 मिल्क और A1 मिल्क, है ना, क्या है A2 मिल्क और A1 मिल्क, इस पर देखना, है ना, इस पर एक रिसर्च हो रखी है, इस पर देखना, आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल मार्केट, इवन अपने इंडिया में आजकल लोग A2 मिल्क मांगने लग गए। हमें नहीं चाहिए विदेशी गायों का दूध, है ना, हमें चाहिए देसी गायों का दूध, तो वापस देसी पर आना ही पड़ेगा। अगला कह रहा है, विश्व व्यापार संघ के नियमों का भारत में धीरे धीरे क्रियात्मक रूप लेने से कृषि उपज गुणात्मक स्वरूप पर उपभोक्ता, निजी कंपनियां, व्यापारिक वर्ग का ध्यान आकर्षित होने से कृषि विधियां, खाद, बीज, सिंचाई इत्यादि घटकों के प्रयोग में विशेष सावधानी रखने के संकेत चारों तरफ फैल रहे हैं। भाई हो क्या रहा है, मार्केट में धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, जैविक खेती का स्कोप बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कंपनियां भी देख रही हैं कि धीरे धीरे हमें किस पर शिफ्ट होना पड़ेगा, जैविक उत्पादों के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मार्केट में ये इस टाइप की एक हवा फैल चुकी है। ठीक है कृषि निर्यात की संभावनाओं एवं WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO व्यापार, जो व्यापार के बारे में बात करता, कौन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार नीति के चलते हमें गेहूं, धान, ऑर्गेनिक मसाले इत्यादि के निर्यात के लिए इन फसलों की अच्छी मांग वाली किस्मों के अलावा इनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखनी पड़ेगी। भाई अगर आप जैविक खेती करते हो तो जैविक खेती में आप क्या करो, उसकी गुणवत्ता, उसके अंदर के पोषक तत्व, उसके न्यूट्रिएंट क्वालिटी, वो भी आपको इंटरनेशनल मार्केट के अनुरूप रखनी पड़ेगी, तब जाकर आपका प्रोडक्ट अच्छे दामों में बिकेगा। हमारे यहाँ पर उगाए जाने वाले कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जी आदि की गुणवत्ता सफाई उपाय के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं होते, क्योंकि भाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली केमिकल खेती करते जा रहे हैं। पूरा पंजाब देख लो, यूपी देख लो, है ना। अब लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे किसके ऊपर, जैविक खेती के ऊपर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि धीरे धीरे हम जैविक खेती पर, आपको भी आपके घरों में क्या करना चाहिए, जैविक प्रोडक्ट की मांग करनी पड़ेगी। देखो होता क्या है, जब एक बच्चा रोता है ना तब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है ना। अगर आप मार्केट में जाओगे और आपको 4 दुकानों पर जाकर बोलोगे कि भाई ये केमिकल फ्री वाला है क्या, है ना, थोड़ा सा हो सकता है महंगा मिले, लेकिन आप उसको जाकर बोलोगे कि ये केमिकल फ्री वाला है क्या, क्या लेबलिंग कर रखी है क्या केमिकल फ्री की, अगर उसकी मांग होगी, डिमांड होगी मार्केट में, 7 लोग आकर उसके बारे में पूछेंगे, तो क्या होगा, दुकानदार को भी लगेगा यार ये जैविक पदार्थ है क्या, इसको भी मेरे दुकान पर रखना पड़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे इस तरीके से चेन बनेगी, तभी जाकर हमारे देश में रिफॉर्म होगा और जैविक, हम केमिकल खेती से किस पर आएंगे, जैविक खेती पर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए। ठीक है, ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में क्या कर लेंगे, पिन कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आपने यहाँ तक मेरी ये क्लास देखी है। आगे भी हम इस टाइप के कंटेंट बनाते रहेंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो कुछ ही दिनों में आपके YouTube चैनल पर आ जाएगा। मतलब हर रोज की क्लास होती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स वजह से क्या हो रहा है, बारिश का सीजन है तो लाइट्स की प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से ये क्लासें डिले हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद, स्टे सेफ।